हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम के बारे में। क्या होता है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारा का सारा आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ओके, सो वॉच इट कंप्लीट। इन लास्ट आपको लास्ट में इसकी समरी मिल जाएगी। यू विल गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि ये वाले जो पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अबाउट द एग्जाम, सब्जेक्ट्स, बेनिफिट्स इन फ्यूचर एजुकेशन, बेनिफिट्स इन करियर, इन सबको कवर कर सकूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज स्कॉलरशिप, ओके, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप एग्जाम। सो यू कैन सी हियर, हमने इसको लेवल में डिवाइड किया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेवल 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेवल 1 के अंदर हमने स्टैंडर्ड फिफ्थ को इंक्लूड किया है, क्योंकि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की शुरुआत फिफ्थ स्टैंडर्ड से होती है। इससे पहले कुछ सालों पहले तक कर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है तो स्टैंडर्ड फोर्थ में कंडक्ट किया जाता था, लेकिन उसके अंदर फिर अपडेट किया गया, चेंज किया गया, तो स्टैंडर्ड फिफ्थ से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, फिफ्थ में और एट्थ में। तो लेवल वन वन के अंदर हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम स्टैंडर्ड फिफ्थ को इंक्लूड किया है। ओके, और ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, सबसे पहले आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम JEE, नीट, SSC, रेलवे वगैरह जितने भी ये एग्ज़ाम्स है, इन सबको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कहा जाता है। ओके, और इसको अगर मराठी में बोले तो स्पर्धा परीक्षा कहा जाता है। तो ये इसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन होता है, सभी स्टूडेंट के अंदर इसमें कंपटीशन होता है। जैसे अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम ये हमारे महाराष्ट्र लेवल के अंदर होता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के जितने बच्चे होते हैं ये सब ये एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और इनके अंदर ये कंपटीशन होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और जो भी एग्ज़ाम होती है, नीट होती है, JEE होती है, इसमें पूरे ऑल इंडिया से बच्चे बैठते हैं ना, तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है। तो इसे जो है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कहते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। तो अभी देखते हैं फिफ्थ स्कॉलरशिप। तो लेवल 1 हमने फिफ्थ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंदर इंक्लूड किया है। इसी तरह से जब आप फिफ्थ का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको, ठीक है। जब आप फिफ्थ के अंदर स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको सिक्स और सेवन्थ के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 के अंदर हमने इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड 8 के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को। अगर लेवल 3 की बात करें तो इसके अंदर हम NTSE आता है, यानी टेंथ के एग्ज़ाम के बाद में आपका एक और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जैसे स्कॉलरशिप होता है ना एट्थ के अंदर, तो वैसे टेंथ में भी होता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये आफ्टर टेंथ होता है। ये भी एक तरह का एंट्रांस एग्ज़ाम है और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स भी हम इसको कहेंगे। ये देने के बाद में फिर आप अगर ये क्वालिफाई किया है तो आपको 11 12 के अंदर बेनिफिट्स इसका मिलेगा। लेवल 4 के अंदर हमने जो एग्ज़ाम्स इंक्लूड किए हैं वो है स्टैंडर्ड 12, यानी 12वीं के बाद में जो आप कॉमन एंट्रांस टेस्ट देते हैं, जैसे CET है, या IIT के लिए एडमिशन, इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन के लिए आप JEE का एग्ज़ाम देते हैं, MBBS के अंदर एडमिशन के लिए आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ओके, जब आप ये लेवल 4 क्रॉस कर जाते हैं, लेवल 4 क्रॉस करने के बाद में मानो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, या किसी की BSc कंप्लीट हो जाती है, किसी का BA कंप्लीट होता है, या किसी का MBBS कंप्लीट हो जाता है, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। अब उसको चाहिए जॉब, तो उसको अब जॉब कैसे मिलेगी? तो जॉब के लिए भी एक सिलेक्शन प्रोसेस है, एक इंट्रांस टेस्ट है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होता है जॉब के लिए भी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात करें तो गवर्नमेंट अपने अलग अलग कंपनीज के थ्रू एग्जाम को कंडक्ट कराता है। जैसे कि अगर रेलवे सेक्टर में जॉब निकली है तो रेलवे के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो SSC वाले अलग से वैकेंसी निकालेंगे। अगर बैंक से रिलेटेड बात करें तो IBPS वाले इसकी वैकेंसी निकालते हैं। तो इस तरह से ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होता है। कहाँ से? एक स्टार्टिंग यानी फिफ्थ क्लास से लेकर तो आपके जॉब लगने तक कर ऐसे एक एंट्रांस टेस्ट होते रहते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी की अगर हमने बात की है तो प्राइवेट कंपनी भी अपने टेस्ट को कंडक्ट करती है। वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट करते हैं।
तो ये प्राइवेट कंपनीज वाले ऐसे अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, एप्टीट्यूड लेते हैं, रीजनिंग लेते हैं। उसके अंदर भी मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, ऐसे उसका डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस होता है। स्कॉलरशिप का भी अभी हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप का क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, क्या है। तो मैंने ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको कि स्टार्टिंग से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से लेकर तो आपके जॉब सिलेक्शन तक के कैसे कैसे आपको फेज़ आते हैं, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होती है, उसमें आपको कुछ आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, आपको कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं। उसके बाद में एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया जाता है, आपको कुछ उसमें रिवार्ड मिलते हैं। उसके बाद में 11-12 के अंदर आपको एडमिशन के अंदर आपको आसानी हो जाती है, कुछ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे ही आप 11-12 के बाद में नीट देते हैं, आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद में अगर आप जॉब करना चाहें तो जॉब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको इंटरव्यू वगैरह एप्टीट्यूड टेस्ट ये क्लियर करना पड़ता है। इन सबको एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं और इन सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कहते हैं। मराठी में इसको स्पर्धा परीक्षा हम बोलेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी इस वीडियो में जो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो स्कॉलरशिप के बारे में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है? ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल परिषद पुणे ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट की एक बॉडी है। ठीक है, जो बच्चे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हैं वो स्कॉलरशिप का अगर एग्ज़ाम देंगे तो हम उसको कहेंगे प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, यानी शॉर्ट में उसको पीयूपी कहते हैं हम। और अगर जो बच्चे 8 स्टैंडर्ड में हैं और अगर वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम उसको कहेंगे प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप। प्री अपर का मतलब क्या होता है, यानी 8 स्टैंडर्ड से पहले, तो वो प्री में आ जाएगा, प्री अपर में आ जाएगा। और अगर सेकेंडरी प्री सेकेंडरी की बात करें तो 10वीं से पहले, यानी 8 और 9th में उसको बेनिफिट मिलता है, तो उसको हम प्री सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। ये स्टेट लेवल गवर्नमेंट बॉडी इसको कंडक्ट करती है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है। इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो लैंग्वेजेस होता है, देन मैथमेटिक्स, देन इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, यानी लॉजिकल क्वेश्चन है, यानी पूरे की जो क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे वो हमारे लॉजिक से सॉल्व होंगे, तो उसको हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इससे आपका आईक्यू इंक्रीज होता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से, इसीलिए यहाँ पे इसको फिफ्थ मतलब लेवल फर्स्ट से आपको रखा गया है। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन आपको जब आगे आप जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, जब आप 12वीं के बाद में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये इसमें क्या क्या होता है, लैंग्वेज होता है, मैथमेटिक्स होता है और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। एग्जाम इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। मार्किंग स्कीम कैसे कैसे होती है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्किंग स्कीम। ओके, स्टैंडर्ड फिफ्थ वालों के लिए भी पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ स्कॉलरशिप के लिए। एंड फॉर 8 स्टैंडर्ड उसके लिए भी दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए 150 मार्क्स होते हैं और 90 मिनट्स का आपको टाइम होता है, यानी 1.5 घंटा होता है। पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है और आपको उसमें जो टाइम रहता है वो 90 मिनट्स होता है। ये सेम पैटर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए भी है और 8 स्टैंडर्ड के लिए भी है, मैं दोनों क्लास के लिए बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए पेपर 1, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है आपको सेलेक्ट करना होता है इंग्लिश। ओके, यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश इन द पेपर 1। एंड अगर हमने बात करें मैथ्स की तो उसके अंदर मैथ्स आपको कंपलसरी होता है। 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपको वो इंग्लिश के होते हैं और 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं। एंड मार्किंग स्कीम कैसी है, फॉर ईच क्वेश्चन देयर विल बी 2 मार्क्स। ओके, सो यहाँ पर इंग्लिश 50 मार्क्स का हो गया और मैथमेटिक्स यहाँ पे 100 मार्क्स का। ऐसे टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 150 मार्क्स होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं उस पर। और टाइम कितना अलॉट से उस पर,
1.5 घंटा है, उसके ऊपर 90 मिनट्स। तो ये सेम पैटर्न पेपर 2 के बारे में देखते हैं अब हम क्या है। तो पेपर 2 में क्या होता है, थर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है आप उसमें, यहाँ पे स्क्रीन पे मराठी देख रहे हैं, आप मराठी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो चूज़ द उर्दू लैंग्वेज। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट है। और इसमें भी जो है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, लैंग्वेज के 25 होते हैं, मार्क्स उस पर 50 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड यहाँ पे जो पार्ट है अब ये है इंटेलिजेंस टेस्ट का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कहते हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन भी हम इसको कहते हैं। ये रहते हैं 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और इसके लिए भी पेपर 2 के लिए टाइम रहता 1.5 घंटा टाइम रहता है। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 हो गए पेपर 2 के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हो चुके हैं। और अगर अब बात करते हैं हम इसके जो डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होती है करके इसकी, तो इसमें जो इजी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो 30% के क्वेश्चन इजी लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब इतने इजी होती है वो कि आप क्वेश्चन देखें, मतलब रीड किए क्वेश्चन को तो आप उसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। मीडियम लेवल 40% होते हैं, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सा थिंक करना होगा। और ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 30% होता है। यहाँ पर ये क्रिएटिव क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग से हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफ़िकल्टी लेवल था। और दूसरी एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, पर आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताना है कि पेपर 1 और पेपर 2, चाहे वो स्टैंडर्ड 5th हो चाहे वो स्टैंडर्ड 8th हो, हर पेपर में पेपर 1 में भी आपको 40% मार्क्स लेना होगा। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते पेपर 1 में आपको 40% मार्क्स लेना पड़ेगा, यानी 150 का अगर 40% हमने निकाले तो आपको 60 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली पेपर 2 में भी आपको 40% मार्क्स लेना होगा, यानी 60 मार्क्स आपको यहाँ पे पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लेना होगा। ओके, और 60 मार्क्स होता है, 150 का 40% कितना होता है, 60 होता है। यानी अगर आपको 120 मार्क्स अगर मिलेंगे टोटल पेपर 1 और पेपर 2, तो तब आपके रिजल्ट पर पास लिख कर आएगा। ओके, तब आप ये स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम आपने क्रैक किया है। तो ये ऐसा इसका क्राइटेरिया है, 40% मार्क्स लेना होगा। इसमें ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपने पेपर 1 के अंदर आपने 59 मार्क्स लिया है और पेपर 2 में अगर आपने 150 मार्क्स भी लिया है, तो तब भी ये आपने क्वालिफाई नहीं किया है, आप तब भी आपके रिजल्ट पर फेल ही लिख कर आएगा। यानी इट इज़ कंपलसरी, ये दोनों पेपर के अंदर आपको 60 मार्क्स लेना कंपलसरी होगा। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मस्ट रिमेंबर इट। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते ये एग्ज़ाम को मैंने बताया था कि क्यों कंडक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इम्प्रूव योर एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द स्टूडेंट। यानी एक वो कंपटीशन को, पॉजिटिव कंपटीशन को स्टूडेंट के अंदर वो एक स्पिरिट करना चाहते हैं वो, यानी फ्यूचर टैलेंट पूल। ओके, स्कॉलरशिप एग्जाम हेल्प टू आइडेंटिफाई द यंग जीनियस, कितना कौन बच्चा टैलेंट है क्या है। तो ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसकी जो एबिलिटी है ये समझ में आती है। तो दैट इज़ वाई ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का ये भी एक मकसद है। ठीक है, प्रोवाइड्स अ बिग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के थ्रू क्या होता है कि आपने कितना स्टडी किया है, इससे आपका आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि यहाँ पर आप अपना टैलेंट को शो करो करके। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एज कंडक्टेड बाय द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल एग्जामिनेशन पुणे प्रोवाइड्स अ बिग प्लेटफॉर्म वेयर इवन प्राइमरी लेवल स्टूडेंट कैन शो देयर टैलेंट। यानी आप अपना टैलेंट को शो कर सके हैं, आपने कितना स्टडी किया है, आप अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप कहाँ हैं, कितनी स्टडी की है। सो दैट इज़ अ रीज़न टू कंडक्ट द स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। ओके, द नेक्स्ट रीज़न इज़ दैट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ये आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, कि आप एक जो भी, जैसे आप जितना पढ़े हैं आपने, उसके अंदर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस होना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न टू कंडक्ट दिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम।
देन इम्प्रूवमेंट इन योर क्लास रिजल्ट, जब आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल के अंदर, जो एग्ज़ाम होते हैं आपके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिलेगा, उसमें ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको आपके क्लास के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए भी ये स्कॉलरशिप एक आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके, देन यहाँ आप देख सकते हैं गेन एडिशनल नॉलेज, स्कॉलरशिप एग्जाम से आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है, एडिशनल नॉलेज भी मिलता है। ठीक है ना, सो आपको बहुत डीपली स्टडीज़ की करना पड़ता है, छोटे छोटे आपको बेसिक मैथमेटिक्स के जो है तो जितने भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपके क्लियर होते जाएंगे इससे, और आपका जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। देन इम्प्रूव रीजनिंग एबिलिटी, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। देन यहाँ पे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 9 के बारे में, यहाँ पे सीधा सीधा आपको, अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड का टेस्ट पास करते हैं, स्कॉलरशिप अगर फिफ्थ में सपोज आपने पास कर दिया है, पास कर दिया है मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आना, और दूसरी बात है पास होना। पास होना क्या है, जिसको 120 मार्क्स मिल गए वो पास हो गया सिंपली, बस, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर किसी को अच्छे मार्क्स मिले, जैसे 180, 200 या 180 के अबव, तो जिसको इतने अगर मार्क्स मिलते हैं 200, 220, इस तरह के मार्क्स मिलते हैं, तो उसको जो है तो स्कॉलरशिप मिलती है, उसको मतलब कुछ रिवार्ड्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ बेनिफिट्स मिलता है उसको, एटलीस्ट 5000 या 2-3,000 ऐसे उसको ईयरली ऐसे मिलते हैं, जिसकी वजह से ना क्या होता है कि उसको जब अगर पाँचवीं में अगर उसको उसने क्रैक किया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो छठी सातवीं में उसको जो है ना फीस का जो तो टेंशन नहीं रहता है ज़्यादा, उसको थोड़ा सा जो है तो रिवार्ड्स मिलता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से अगर 8th के अंदर वो अच्छे मार्क्स अगर मेरिट लिस्ट में उसका नाम आता है, तो उसको 9th में और 10th में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह अगर 10th के अंदर वो एनटीएससी का एग्ज़ाम देता है, उसको 11th-12th के अंदर आप उसको रिवार्ड्स मिलेगा, स्कॉलरशिप उसको मिलेगी। तो फॉर नॉलेज पर्पज स्टूडेंट फ्रॉम एनी क्लास कैन स्टडी द स्कॉलरशिप एग्जाम टू मेक द रिवीजन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, अगर आप स्कॉलरशिप की स्टडी करते हैं तो आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, आपका आईक्यू स्ट्रांग होता जाएगा, आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, तो क्लियर आपका फंडामेंटल्स जो है, आपका बेसिक टॉपिक्स है, वो सब कुछ यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है, एडवांटेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, आप सेल्फ एनालाइसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आपका नॉलेज कैसा है, आपने स्टडी किया है तो आप कैसे अपना एनालाइज कर सकते हैं, तो दैट इज़ आल्सो द दिस इज़ द ग्रेट प्लेटफॉर्म। ओके, ये स्कॉलरशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलता है। टूल फॉर लर्निंग एंड वर्किंग, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, डेवलपमेंट पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस, आपका इससे पर्सनैलिटी भी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप आपका होता है। स्कॉलरशिप इसके अंदर जिसने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो डेफिनेटली उसको जो है तो यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। गुड परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन ब्रिंग्स द स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड्स, उसको स्कॉलरशिप आएगी, कुछ अमाउंट मिलेगा उसको। ठीक है, ये अमाउंट तो एक छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी 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 चीज़ें होती है। अगर एक बार क्रैक अगर एग्ज़ाम जिसने कर दिया है तो उसकी तो वाह वाह बहुत ज़्यादा होती है। भी देखते हैं गुड फ्यूचर, यानी फ्यूचर में अगर कोई बच्चा अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्रैक करता है तो उसको फ्यूचर में उसके ग्रेड्स ट्रांसलेट नहीं तो बेटर जॉब प्लेसमेंट, अच्छा रिम्यूनरेशन उसको मिलता है। ठीक है, एनजाइटी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। एक वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 2023 का डेट अनाउंस हो चुकी है स्कॉलरशिप की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो है 16 नवंबर टू 15 दिसंबर, इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के आपको विथ लेट फी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप ये डेट में भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सके तो आप 24 दिसंबर टू 31 दिसंबर विथ सुपर लेट फी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलअप करने का भी अभी, और एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है वो कब होएगा, 12 फरवरी को आपका ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि वैसे तो ये पहले ही हमने देख लिए थे, फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिए थे हमने कि इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स उस पर 50 हो गए, और पूरे टोटल अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, और पेपर 1 के लिए टाइम आपको रहेगा 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा।
पेपर 2 में आप लैंग्वेज जो है तो उर्दू, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, गुजराती, ये हिंदी ये ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट की 50 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 75 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। तो आई होप आप समझे होगे। और इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट रहेंगे आई विल क्लियर इट। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।